Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good Screen afternoon, visible. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am. Yes, Screen ma'am. visible. Okay. Okay. Yes, ma'am, visible. Okay. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्रीनिंग ऑफ फंजाई फॉर एंटीबायोटिक एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। याद है ना कुछ पहले लेक्चर का? तो आज शुरू करेंगे स्क्रीनिंग ऑफ फंजाई फॉर एंजाइम्स प्रोडक्शन। स्क्रीनिंग की क्या डेफिनेशन थी? Screening is a process of isolation, detection, and separation of desired microorganisms from a mixed population by using selective and efficient procedure. है ना, यही पढ़ा था स्क्रीनिंग में पहले कि स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम उस डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म को, जिससे कि हमें वो बाय प्रोडक्ट पाना है, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, जो भी इंडस्ट्रियल यूज का प्रोडक्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाना चाहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को पहले आइसोलेट करें, उसको डिटेक्ट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसे जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन हमको माइक्रोब्स की मिली है, उसमें से हम उसको सेपरेट कर लें। तो इसको हम कहेंगे कि स्क्रीनिंग विद सेलेक्टिव मेथड्स, सिलेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड्स। ऐसे मेथड्स हो जिससे कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उससे ज्यादा वो प्रोडक्ट हम ले पाए, तो इसको हम स्क्रीनिंग कहेंगे। अब यहाँ पर है स्क्रीनिंग ऑफ फंजाई फॉर एंजाइम्स प्रोडक्शन। तो व्हाट आर एंजाइम्स? Enzymes are the governing factors of metabolic reactions in microorganisms. Metabolic reactions हम लोग जानते हैं कि there are two types of metabolic reactions, anabolic reactions and catabolic reactions. Anabolic reactions means कि synthetic reactions होंगी जिसमें कि आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल से बनेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बनेगी। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से एम्फीबॉलिक रिएक्शंस होंगे जिनमें कि दोनों तरह का सिंथेसिस भी होगी और एनर्जी भी बनेगी। तो ये आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जो गवर्निंग फैक्टर्स हैं, these are called enzymes. Again, enzymes are of two types, endoenzymes and exoenzymes. एंडोएंजाइम्स का एग्जांपल जैसे हम फंजाई के केस में लें तो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोएंजाइम्स में आ गया आपके जैसे माल्टेज है, लैक्टेज है। तो माल्टेज का सबस्ट्रेट है माल्टोज, और माल्टोज से क्या बनेगा? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी तरह से लैक्टेज का सबस्ट्रेट, लैक्टेज क्या करेगा? वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा। तो ये एंडो एंजाइम्स है जो सेल के अंदर काम करते हैं। उसी में से जो एंडो एंजाइम्स होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होता है, जबकि एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं वो नंबर उनका कम होता है और अमाउंट भी वो कम प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्सो एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर, मीन्स when they hydrolyze their substrate they use water molecules for their decomposition. For example, जैसे एक्सोएंजाइम्स किस तरह के सबस्ट्रेट पर काम करेंगे? स्टार्च है, स्टार्च के लिए आप देखते हैं क्या होता है? एमाइलेज है ना, सेलुलोज है, सेलुलोज के ऊपर सेलुलेजेस काम करेंगे, पैक्टिन है तो पैक्टिक एसिड एंजाइम्स आप पढ़ते हैं जब आप लोग ये पढ़ा होगा आप लोगों ने एमएससी में प्लांट पैथोलॉजी के अगर स्पेशल पेपर रहा होगा तो, कि किस तरह से पैथोजेनेसिस जब शुरू होती है तो उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स के एक बहुत बड़े वेपन की तरह से काम करते हैं। पैथोजन जब प्लांट के ऊपर लैंड करता है उसका स्पोर, तो क्या करते हैं वो? सबसे पहले वो फेस करते हैं वैक्स को। तो वैक्स को डिग्रेड करने के पास के लिए तो ज्यादातर माइक्रोब्स में कोई एंजाइम्स नहीं होता है एक्सेप्ट पक्सिनिया हॉरिडी। इसमें ये रिपोर्टेड है कि दे कैन प्रोड्यूस वैक्स डिसॉल्विंग एंजाइम्स।
फिर उसके अलावा और कोई रिपोर्ट अभी तक ऐसी नहीं है कि वैक्स को डिसॉल्व करने के लिए माइक्रोब्स के पास में कोई एंजाइम होता है। लेकिन उसके बाद में वैक्स के बाद में क्या लेयर आती है प्लांट सेल वॉल की? क्यूटिकल होती है ना? एपिडर्मिस। हाँ, हाँ क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल में क्यूटिन होता है। क्यूटिन क्या होता है? C16 टू C18 हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं, ठीक है? तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो एंजाइम्स है उनको कहते हैं पैक्टिनेजेस। फिर वो पैक्टिनेजेस डिसॉल्व हो गए, उसको डिसॉल्व करके फिर आता है पैक्टिन के बाद में क्या आएगा? क्यूटिन हुई ना। क्यूटिन के बाद में दूसरी लेयर जो मिडिल लेवल पर होती है वो होती है पैक्टिन, है ना? तो पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए कौन से एंजाइम्स होंगे? पैक्टिनेजेस होंगे। इसी तरह से फिर सेकंड सेल वॉल कंपोजिशन सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है। तो इस तरह से अलग अलग लेयर्स को डिकम्पोज करने के लिए फंजाई जो माइक्रोब्स हम पैथोजेनेसिस में देखते हैं तो कितने तरह के एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के पैथोजन सक्सेसफुल होता है डिजीज को कॉज करने में। फिर सेल वॉल के अंदर अगर चले जाता है तो फिर प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए उनके पास में प्रोटीन के लिए प्रोटीनेजेस होंगे, लिपिड के लिए लाइपेजेस होंगे, है ना? तो इस तरह से फिर पेक्टोलिटिक एंजाइम्स भी होंगे। तो इस तरह से ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं डिजीज कॉज करने के। सिमिलरली अगर कोई सैप्रोफिटिक फंगस है तो वो कैसे सरवाइव करेगा? सैप्रोफिटिक फंगस को सरवाइव करने के लिए उस सबस्ट्रेटम को डिसॉल्व करने के लिए बहुत तरह के सबस्ट्रेट के हिसाब से उसको एंजाइम प्रोड्यूस करना है ना? तो यही जो उनका एंजाइम प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसी को हमको एक्सप्लॉइट करना है टू गेट द इंडस्ट्रियल लेवल पर हम उन एंजाइम्स को किस तरह से यूज करें। तो इसी के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं एंजाइम्स की। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हम सारे उनके डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम दो एंजाइम्स को लेकर के चलते हैं, दो तरह के एंजाइम्स को, दैट इज सेल्यूलेजेस एंड जाइलानेजेस, है ना? दो एंजाइम्स है। पहला है सेल्यूलेज को डिकम्पोज करने वाले सेल्यूलेजेस कहलाएंगे, और जाइलानेजेस है जो कि हेमिसेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज और जाइलेनेजेस या हेमिसेल्यूलोज में ही जाइलेनेज भी आता है। तो सेल्यूलोज हम जानते हैं कि सेल्यूलोज एक बहुत बड़ा मतलब अभी तक का मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर अगर है तो वो सेल्यूलोज है ना? उसका डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए माइक्रोब्स या फंजाई बहुत लार्ज स्केल में सेल्यूलेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल्यूलेजेस आर द एंजाइम्स that are hydrolytic enzymes that break down the cellulose to glucose units. सेल्यूलोज किसका बना होता है? हम जानते हैं कि द मोनोमर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के करीब 300 से 3000 तक के मॉलिक्यूल्स जब बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ते हैं तब उसकी पैरेलल चेन बनती है, और फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिल करके लंबी लंबी चेन सेल्यूलोज ग्लूकोज सेल्यूलोज फाइबर्स बनाते हैं, है ना? तो इस तरह से धीरे धीरे उनको किस तरह से डिकम्पोज करने के लिए सेल्यूलोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर है जाइलेन, ये हेमिसेल्यूलोज, ये सेकेंडरी सेल वॉल में हेमिसेल्यूलोज होते हैं, उसमें जाइलेनेजेस होते हैं, जाइलेन होते हैं। जाइलेन को डिकम्पोज करने के लिए जाइलेनेजेस एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जाइलेनेजेस आर अगेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स व्हिच रैंडमली क्लीव द बीटा 1,4 बैकबोन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल वॉल पॉलीसेकेराइड जाइलेन, ठीक है? तो ये हम दो या तीन एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि किस तरह से इन एंजाइम्स को आइसोलेट करना है और किस तरह से इनको स्क्रीन करना है। So here we have three major groups of enzymes that are required for the decomposition of lignocellulosic waste. तो क्या हुए वो? First cellulases, hemicellulases and lignolytic enzymes. So cellulitic enzyme system is a complex system of enzymes composed of endoglucanases, exoglucanases and beta glucosidases. एंडोग्लूकोनेजेस होंगे जो ग्लूकोज की जो चेन होगी, ग्लूकेन्स की बड़ी जो चेन है उनके बीच में अटैक करेंगे। एक्सोग्लूकानेजेस जो है चेन के साइड में, इस साइड पे और अगल बगल की जो साइड है वहां पर अटैक करेंगे। और बीटा ग्लूकोसाइडेजेस जो होंगे, जो वो ओलिगोमर्स बनाएगा, उस ओलिगोमर्स के बीच में अटैक करके उसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करेंगे।
तो ऑल दीज एंजाइम्स एक्ट सिनर्जिस्टिकली, एक ही टाइम पर वो एक्ट करेंगे उन ग्लूकोज की चेन पर, सेलुलोज की चेन पर, टू डिग्रेड द सेलुलोजिक सबस्ट्रेट। ये देखिए, फॉर एग्जांपल सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो दिस इज द लीफ सरफेस, हेयर प्लांट सेल्स के और अंदर चले जाएं तो आप क्या देख रहे हैं, माइक्रोफाइब्रल्स देख रहे हैं। माइक्रोफाइब्रल्स में इस तरह से फाइब्रल्स किसकी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, बीटा 1,4 लिंकेज में इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो सेल्यूलोज है इसमें चेन्स किस तरह से अनब्रांच्ड इस तरह से लगी हुई है, कहीं भी हम ब्रांचिंग नहीं देख रहे हैं सेल्यूलोज में। अब यहाँ पर तीनों तरह के एंजाइम जो सेल्यूलेज का एंजाइम सिस्टम है उसमें तीन तरह के एंजाइम मैंने बताया। ये है आपका एक्सो एक्सोग्लूकेन, एक इस एंड पर लगा हुआ है और एक एक्सोग्लूकेन इस एंड पर लगा हुआ है। एक्सो माने कि जो चेन के बाहर की तरफ से उस पर अटैक करेंगे, उसको छोटा करेंगे, उसको क्लीव करेंगे। और फिर यहाँ बीच में जो लगे हुए हैं एंडोग्लूकानेजेस, जो बीच में अटैक कर रहे हैं एंडोग्लूकानेजेस है, ये ब्रेक डाउन करेंगे, सेलुलोज ब्रेक डाउन हो गई, ये हो गए ओलिगोमर्स। ओलिगोमर्स माने कि जिसमें 1 2 3 4 ग्लूकोज के मोनोमर्स लगे हुए हैं। फिर ये क्या है आपका, ये सेलुलोज ब्रेक करेगा, ओलिगोसैकेराइड्स बन गए, और फिर वो बीटा ग्लूकोसाइडेज उस पर अटैक करेगा और उसके बाद में फ्री हो जाएंगे बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स ऑफ सेलुलोज। तो इस तरह से ये एंजाइमेटिक सिस्टम जो सेलुलेजेस का है वो इस तरह से काम करता है। Xylanases are a complex system. It includes xylanases and xylosidases. ये है जाइलोज का स्ट्रक्चर, जाइलोज मोनोमर है, और ये जाइलेन जो बने हैं यही जाइलोज मोनोमर, इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज के से जुड़े हुए हैं। और काम कहाँ पड़ेगा, इस लिंकेज पर हर एक जाइलेनेज एंजाइम अटैक करेगा और उसके मोनोमर्स बन जाते हैं। Xylenases are hydrolytic enzymes which can hydrolyze the straight polysaccharide beta 1,4 xylane in hemicelluloses, which is a noteworthy component of secondary cell wall of plants. These enzymes are produced by several microorganisms, commonly bacteria and fungi. लेकिन ये एंजाइम जो सेलुलेजेस हैं, जाइलेनेजेस हैं, ये एंजाइम्स बैक्टीरिया के कंपैरिजन में फंजाई में 10 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ये एंजाइम्स जो है जाइलेनेजेस और सेलुलेजेस जो है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में फंजाई ज्यादा प्रोड्यूस करता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू कन्वर्ट द सेलुलोटिक मटेरियल्स इनटू शुगर्स। ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस स्पीशीज इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फिलामेंटस फंजाई आर सोर्स ऑफ सेलुलेजेस एंड हेमिसेलुलेजेस। हेमिसेलुलेजेस में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आप एक तो यहाँ पे जाइलेनेजेस देख रहे हैं, जाइलेन है, अरेबिनोज है ना, इस तरह के जाइलोज, मैनोज, ग्लूका मैनोज, अरेबिनोज, गैलेक्टोज, इस तरह के जो मोनोमर्स बनाकर बनाएंगे हेमिसेलुलोज को, तो इस तरह के डिपेंड करेगा उनका मोनो, हम सेलुलोज कह देते हैं, और उसमें जो एंजाइम एक्ट करेंगे उन्हें हम हेमिसेलुलेजेस कहेंगे। तो ये filamentous fungi as source of cellulases and hemicellulases, since they secrete these enzymes into the medium and have higher activities in contrast to bacteria. मैंने बताया 10 times greater concentration में fungi इन enzymes को produce करते हैं। Cellulases and xylanase enzymes have been used in many applications. अब क्यों हम इन enzymes को use करते हैं, है ना भाई, कोई कारण होगा क्यों उनका इंडस्ट्रियल यूज है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर ये एंजाइम्स, ये सेलुलेजेस और इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस ना होते तो कार्बन चेन जो है नेचर में वो रुक जाता। लिटर है, ह्यूमिड प्रोडक्शन है, इतना ह्यूमस का प्रोडक्शन है आप फॉरेस्ट में या एग्रीकल्चर में, तो वो कितना ज्यादा बढ़ता चला जाता अगर ये इस तरह के एंजाइम्स से माइक्रोब्स इक्विप्ड ना होते। तो पहला तो इम्पोर्टेंस यही है। फिर उसके बाद में हमारा जो अप्लाइड फंक्शन है, जो इंडस्ट्रियल फंक्शन है, वो इन एंजाइम्स के क्या क्या है, दे आर
secreted for they are isolated or screened for the treatment, chemical productions, clarification of juice, paper manufacture, animal feed, and beverage industries. In paper and pulp industries, gylenases are used for bio-bleaching purposes. है ना? बायो ब्लीचिंग माने जैसे ब्लीचिंग के लिए पेपर और पल्प इंडस्ट्री में क्लोरीन और इस तरह की सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट है, उसको बचाने के लिए दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर बायो ब्लीचिंग प्रोसेसेस. Cellulose is used to improve the manufacture of recycled papers. Why to isolate the fungi from soil? मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन एंजाइम्स के बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से फंजाई एक्ट अ रिजर्वायर ऑफ दीज फंजाई एंड दे कैन बी extracted and exploited for several functions. तो how to isolate these enzymes, है ना? तो first you have to collect the samples, है ना? Collect the soil samples from different regions within a depth of 3 to 6 centimeter after removal of superficial layer. थोड़ा सा गहराई से आप उस सॉइल को लेंगे. जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉइल सैंपल अगर कलेक्ट करना है तो आपको कई एक जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा, एक ही जगह से सारी सॉइल नहीं उठा लेनी है. और फिर उन सैंपल्स को आप रूम टेम्परेचर पर ले जा करके लेबोरेटरी में रख लीजिए और बाद में फिर उसमें से फंगल कॉलोनीज को आइसोलेट करिए. और आपको आइसोलेट करने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करना, जो कि हम लोगों ने पहली टेक्निक के तरह से देखी थी, सबसे ज्यादा उसको टाइम दिया था, वो टेक्निक थी सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक. अगर आपको कोई एंजाइम पे काम करना है, आपको कोई डीएनए आइसोलेट करना है या आपको कोई मॉलिक्यूलर वर्क के लिए भी जाना है, तो भी आप माइक्रोब्स को इसी मेथड से आइसोलेट करते हैं. कभी डीएनए आइसोलेशन करेंगे या कुछ करेंगे, उसके लिए भी आपको कहीं चाहे एल्गी आइसोलेट करनी है, चाहे बैक्टीरिया आइसोलेट करना है, चाहे फंजाई आइसोलेट करनी है, चाहे एक्टिनोमाइसिड्स को आइसोलेट करना है, तो यू हैव टू फॉलो द सेम टेक्निक, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक. आप अच्छे से जान गए होंगे सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक क्या है, अब तक याद हो गया होगा, कई बार रिपीट हुआ है. तो सस्पेंड 1 gram of sample in 10 ml of sterile distilled water and prepare stock. ये कैसा डाइल्यूशन हो जाएगा? 10 to the power minus 1. Prepare various dilutions from this stock from 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 7 using sterile distilled water. Pour 1 millimeter of dilute sample into Petri plates containing PDA medium. है ना? उसमें से जो 1 to 10 to the power minus 1 to 10 to the power minus 6 डाइल्यूशंस जितने बने, उसमें से 1 मिलीलीटर को आप पीडीए मीडियम ली हुई पेट्री प्लेट्स में आप पोर कर दीजिए. और फिर अगर फंजाई ले रहे हैं आप, तो आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन डालनी होगी टू इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ. हर एक प्लेट का, हर एक डाइल्यूशन का आप ट्रिप्लिकेट्स बनाएंगे, है ना? फिर प्लेट्स को इंक्यूबेट कर दीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 to 5 days. आइडेंटिफाई द फंगल कॉलोनीज मॉर्फोलॉजिकली एंड उसका आप क्या करेंगे, सब कल्चर कर दीजिए. अब जो नए आपको फ्रेश कॉलोनीज मिल गई हैं, उनको आप स्लांट्स में या डीप ट्यूब्स में प्रिजर्व कर दीजिए रेफ्रिजरेशन में. ये है आपका किस तरह से आपने स्पोर सस्पेंशन बनाया था. फिर स्पोर सस्पेंशन बनाने के बाद में आपने जो इंक्यूबेट करके फंगल कॉलोनीज मिली, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने उन कल्चर्स को प्रिजर्व कर लिया. ठीक है. अब स्टार्ट होती है वो टेक्निक की स्क्रीनिंग की मेन टेक्निक, है ना, कि किस तरह से हमारे जितने भी आइसोलेटेड फंगल कॉलोनीज मिली हैं, उनमें से कौन सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि कौन से ऐसे फंगल कल्चर्स हैं जो कि हमको सेलुलोज दे रहे हैं. तो स्क्रीनिंग ऑफ इफिशिएंट फंगल आइसोलेट्स फॉर सेलुलोज एंड जाइलानेज प्रोडक्शन. क्या है वो मेथड? वो है प्लेट एसे मेथड. प्लेट एसे मेथड कैसे करते हैं? Isolated fungal strains are primarily tested for cellulase and xylanase enzymes activity by culturing on agar medium.
supplemented with 1% carboxymethyl cellulose and 1% xylene as a carbon. भाई जब हम मीडियम में उस फंगस को ग्रो करेंगे तो वो फंगस उसी तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जैसा कि हम आप उसको सबस्ट्रेट देंगे, है ना। हमको ऐसा एंजाइम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि सेलुलोज और जाइलानेज का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि कौन सी कॉलोनीज हमको देंगी। तो उसके लिए हमने जो मीडियम यूज किया, दैट मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद द कार्बन सोर्स। तो कार्बन सोर्स हम क्या देंगे उसमें, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज। ये सेलुलोज का ही डेरिवेटिव होता है, कुछ गमी टाइप का होता है। तो इसको सेलुलोज कार्बोक्सी मेथिल 1% लेंगे एज अ कार्बन सोर्स एंड 1% जाइलेन, ये दोनों ही कार्बन के सोर्स हो जाएंगे। तो एक स्क्रीन करेगा आपका सेलुलोज के लिए और एक स्क्रीन करेगा आपका जाइलेन के लिए। ये क्या है, मंडल एंड रीज अगार मीडियम का कंपोनेंट है ना। अमोनियम सल्फाइड हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप लोग पीपीटी ले लेते हैं, उसमें से इन सब कंपोनेंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 लीटर मीडियम आपका बन गया जिसमें कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर टेट्रासाइक्लिन यूज करें। टेट्रासाइक्लिन इज एडेड इन मीडिया टू कंट्रोल द बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, यहाँ पर हम टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहे हैं। देन plates are incubated at 30 degree centigrade for 3 days. After incubation, the plates were stained with, अच्छा जो आपने मीडिया बनाई, मीडिया के ऊपर आपने जितने कॉलोनीज आई थी उनको ट्रांसफर कर दिया, चाहे तो एक प्लेट में कर दें, चाहे आप अलग अलग कल्चर्स को अलग अलग प्लेट्स पर इस मीडिया पे इनोकुलेट कर सकते हैं। अब इनोकुलेट करने के बाद में, उसके बाद में ही आप उसको इंक्यूबेशन में रखेंगे। इंक्यूबेशन में रखने के बाद में जब कॉलोनीज आ गई हैं प्लेट पर, तब आपको क्या करना है, जब आप प्लेट्स को निकाल लेंगे तब उसको स्टेनिंग की जाती है 1% कांगो रेड रिएजेंट के से। कांगो रेड रिएजेंट है, उसको 15 मिनट तक के लिए उसको स्टेन कर दिया जाता है प्लेट में ही, और डी स्टेनिंग की जाती है 1 NaCl के लिए 15 मिनट के लिए, और फिर उसको हटा दिया जाता है। अब जब आपने इसको हटा दिया इस तरह से कांगो रेड से और NaCl से ट्रीट करने के बाद में, तब आप प्लेट्स पर देखेंगे जिन कॉलोनीज ने सेलुलोज या जाइलानेज बनाया होगा उनके चारों तरफ से क्लियर जोन बन जाता है। फंगल कॉलोनी के चारों तरफ क्लियर जोन बन जाता है। तो वो क्लियर जोन ये दिखाता है कि वहां पर उस सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस हो गई है, एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोलिसिस हुई, और एक तो ये शो करता है कि यहाँ पर आपका सेलुलोज इस कॉलोनी ने बनाया और ये क्लियर जोन हुआ, तो इसलिए ये कॉलोनी वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है। सेलेक्ट द फंगल कॉलोनीज हैविंग द लार्जेस्ट क्लियर जोन। क्लियर जोन जो सबसे बड़ा बनाएगी उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टडी द सेलेक्टेड फंगल कल्चर फॉर सेलुलेज एंड जाइलानेज प्रोडक्शन इन कल्चर ब्रोथ। ब्रोथ पे आप लिक्विड मीडिया पे उसको कल्चर कर सकते हैं। अब ये तो थी आपकी प्राइमरी स्क्रीनिंग। प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद में हमको जाना है सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि सेकेंडरी स्क्रीनिंग मैंने बताया था कि प्राइमरी स्क्रीनिंग में तो हमको केवल वो कॉलोनी मिली जिसने कि सेक्रेट किया। अब कितनी क्वालिटी वो, क्या उस एंजाइम की क्वालिटी है, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज हैं और क्या कितने क्वांटिटी में वो बना रही है ना, कितनी इफिशियंसी है उस कॉलोनी की, उस फंगस की। तो ये सब देखने के लिए हमको सेकेंडरी स्क्रीनिंग को फॉलो करना पड़ता है, और ये इन सेकेंडरी स्क्रीनिंग से पता चलता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या वो माइक्रोब जो हमने आइसोलेट किया है वो इफिशिएंट होगा कि नहीं। डिजायर्ड अमाउंट, हम इतना जो प्रोसेस एक सेटअप बनाएंगे, डिजायर्ड अमाउंट में हमको वो बाय प्रोडक्ट उस माइक्रोब का मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हमको सेकेंडरी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? The selected fungal isolates should be subjected for secondary screening using Mandel and Rees media supplemented with vegetable waste as main carbon source for cellulose and xylene in production respectively. अब इस मेथड में आप इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं, आप डिफरेंट सबस्ट्रेट को बदलते जाइए।
सेल्यूलोज तो वेजिटेबल वेस्ट पे भी होगा, पेपर वेस्ट पे भी होगा, है ना, अलग अलग आप जो ये पैडी वेस्ट है उस पर भी होगा, है ना। तो सबस्ट्रेट को चेंज करते जाइए और उस फंगल आइसोलेट को यूज करते जाइए, पीएच बदलते जाइए, कुछ और सप्लीमेंटेशन मीडिया का बदलते हैं। तो इस तरह से आप टेस्ट करते रहिए किस ऑर्गेनिक सोर्स पर कितना एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपको बेस्ट लगे उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग करिए। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि अब हम पेट्री प्लेट को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं थोड़ा लार्ज स्केल पर। तो इसके लिए एलन मेयर फ्लास्क लिए जाते हैं, जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं उन्हीं को हम एलन मेयर फ्लास्क कहते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम पर इनका इन फ्लास्क को बोला जाता है, एलन मेयर, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो 250 ml एलन मेयर फ्लास्क में हम मंडल एंड लीज मीडिया ले लेते हैं, इनोकुलेटेड विद द कल्चर ऑफ ईच सेलेक्टेड फंगस, है ना। फंगस हमने जो हमें मिला फर्स्ट स्क्रीनिंग के समय में, उस फंगस में से हम 5 मिलीमीटर डायमीटर इनोकुलम ले लेंगे, पेट्री प्लेट में जो था उसको, उससे हमने एलन मेयर फ्लास्क में जिसमें मंडल एंड रीज मीडिया था इनोकुलेट कर लिया। फ्लास्कों को इंक्यूबेट कर दीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और शेकर, इंक्यूबेटर शेकर, जैसे कि वो शेक होता रहे 120 आरपीएम पर फॉर 60 डेज। सैंपल शुड बी टेकन आफ्टर एवरी 24 आवर्स, उसमें से सैंपल लेते रहिए। द कल्चर मीडियम शुड बी फिल्टर्ड यूजिंग वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर, जो उसमें फंगस ग्रो की एलन मेयर फ्लास्क में, उसको आप लिक्विड मीडियम था उसको फिल्टर कर लीजिए। और फिल्ट्रेट शुड बी सेंट्रीफ्यूज, जो फिल्ट्रेट हमको मिला है, जो उसका रेसिड्यू है उसमें तो फंगल माइसीलिया होगा, उसको अलग कर दीजिए। आप फिल्ट्रेट को ले लीजिए और उस फिल्ट्रेट को फिर से सेंट्रीफ्यूज करिए, कितना 10 लाख आरपीएम पर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर दीजिए। अब क्या हुआ, क्लियर सुपरनेटेंट वाज यूज्ड एज द क्रूड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, भारी जो होगा वो तो नीचे आ गया, वो तो पैलेट्स के फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में होगा उसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इतना ये हो गया सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब क्या किया जाता है, एंजाइम ऐसे किया जाता है। एंजाइम ऐसे माने कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मतलब रेट ऑफ एक्शन उसका क्या है, एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन क्या है। भाई एंजाइम्स क्या है, दीज आर द बायोरेगुलेटरी सब्सटेंसेस दैट एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। कितना मॉलिक्यूल कितने समय में कितने को कन्वर्ट कर रहा है, यही है एंजाइम के बारे में हम लोग यही जानना चाहते हैं। तो उसी से एंजाइम ऐसे किया जाता है। तो एंजाइम ऐसे से कि हमें यही पता चलेगा कि उसका रेट ऑफ एक्शन क्या है। द सेलुलोज एंड जाइलेनेज वेयर मेजर्ड बाय, कौन सा टेक्निक है, डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड मेथड, उससे हम एंजाइम ऐसे करते हैं। तो 0.5 ml ऑफ डाइल्यूटेड एंजाइम सैंपल्स इन 0.05 m सिट्रेट बफर ले लेंगे, मिक्स करेंगे 0.5 ml ऑफ 1% CMC और बिर्चवुड जाइलेन सबस्ट्रेट, या तो ये CMC होगा या फिर बिर्चवुड जाइलेन सबस्ट्रेट ले लेंगे कार्बन सोर्स के फॉर्म में। इंक्यूबेट कर देंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए, और फिर उसमें डालेंगे हम 0.5 ml of DSN and heat 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट एंड मेजर द। अब इसके लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करना पड़ेगा। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर उसका एब्जॉर्बेंस से देखेंगे कि कितनी उसकी एब्जॉर्बेंस है, जितनी एब्जॉर्बेंस होगी वही उसके एंजाइम ऐसे का रिजल्ट बताएगा। तो 1 यूनिट ऑफ सेलुलेज और जाइलेनेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम producing 1 gram of reducing sugar equivalent to glucose per minute under standard test conditions। तो इस तरह से हम एंजाइम का ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो ये थी आपकी वो टेक्निक कि जिससे हम एंजाइम का, मतलब कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो गई,
और सेकेंडरी स्क्रीनिंग हो गई। इस तरह से हम प्राइमरी स्क्रीनिंग की, फिर सेकेंडरी स्क्रीनिंग से उसको क्वांटिटेटिव डाटा मिल गया, और क्वांटिटेटिव डाटा के बाद में एंजाइम ऐसे अगर कर लिए तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी एक्टिविटी क्या है। फिर है, इतना तो हुआ, एक आपका टॉपिक था कि स्क्रीनिंग ऑफ फंजाई, नहीं, आइसोलेशन ऑफ फंजाई फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। फिर उसके बाद में था स्क्रीनिंग ऑफ फंजाई फॉर ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। फिर जब हम स्क्रीनिंग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद में हम स्क्रीनिंग किया हमने, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि हम फंजाई को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। तो हम इतने सारे कॉलोनीज आती हैं हमारी प्लेट में कंटामिनेंट्स के फॉर्म में, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बहुत सारी फंजाई हम लोग को मिलती हैं उसी दौरान। तो उस तरह फंजाई को, या फिर कई बार हमारा एम ही होता है कि हमको एक नया फंजाई आइसोलेट करें, चाहे फ्रूट्स के सरफेस से, चाहे फिलोपियन प्लेन से, चाहे सॉइल माइक्रोफ्लोरा से, चाहे ये जो वाम फंजाई है तरह तरह के, या एयर से, कि कोई ना कोई नई फंजाई हमको मिल जाए, कुछ नया हम फंगल टैक्सोनॉमी में कुछ करें। तो इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फंजाई, है ना। कुछ एक सुपरफिशियल, देखिए बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे तो नहीं जाएंगे, जब हम लैब में जाते हैं तो हम एक लेमैन की तरह जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, हम सुपरफिशियली उसके कलर को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, है ना। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंजाई को। तो उसी तरह की बहुत सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करते हुए मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोग कुछ जाने कि किस तरह से सुपरफिशियली ही हम फंजाई को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी आज कि किस तरह से फंजाई को आइडेंटिफाई करना है। हमको बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी पे नहीं जाना है, हमको कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं करनी है, हमको कोई डीएनए आइसोलेट नहीं करना है। लेकिन जब आप इस तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए या मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए भी सैंपल भेजते हैं, तो आपको पहले इतनी चीजों को बताना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद ही अगर आप हायर लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर आपको जाना होगा। तो व्हाट आर दीज आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, है ना, एंड व्हाई वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंजाई। तो रियल नंबर फंजाई का अभी भी पता नहीं है, इतनी ज्यादा स्पीशीज और इतने नए नए रेसेस प्रोड्यूस होते हैं फंजाई के कि जिनको अभी तक आइडेंटिफाइड, टोटली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। Only 5 to 13% of the overall evaluated worldwide fungal species have been characterized. ठीक है। The fungal isolation and identification from the different environmental sources is still very essential for the viewing and recognizing of more species, editing scientific classification, evaluating their effects in nature, and supplying strains for ecological remediations, biological control, and industrial aspects. इसलिए इतने जो चीजें हमने पढ़ी या लिखी या देखी, इसलिए हमको फंगस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने जो आइसोलेट किया फंजाई, उसके बाद में वो कॉलोनी के फॉर्म में आया, वो कल्चर के फॉर्म में आया, उसने एक पीडीए या जिस भी मीडियम के ऊपर कॉलोनी की ग्रोथ हुई उसी को हमने कल्चर कहा। वो जो कल्चर है, वो कल्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल कल्चर्स बाय कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, जो कॉलोनी बन रही है उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो पहला है टेक्सचर। जब वो कॉलोनी हमको दिख रही है तो उसका टेक्सचर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो देखने में किस तरह का फील दे रहा है ना, उसको कहा जाता है टेक्सचर, जो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। फिर है ग्रोथ मेजरमेंट। ग्रोथ मेजरमेंट में जैसे कॉलोनी एक आ गई, आपने मीडियम के सेंट्रल में एक इनोकुलम डाला,
वो एनोकुलम 6 या 7 दिन में ग्रो करेगा। पूरा रेडियली ग्रोथ कर होती है। सेंटर पे आपने डाला, स्फेरिकल आपकी प्लेट है। जो इनोकुलम डाला वो भी अगर आपने कॉर्क बोरर से डाला है तो क्या हो गया, वो स्फेरिकल हो गया। मतलब स्फेरिकल माने कि उसको ज्यादा एरिया मिलेगा और उसी तरह से वो ग्रो करेगा और इक्वली ग्रो करेगा। अब जरूरी भी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स इक्वली ही ग्रो करें, फिर भी ये माना जाता है कि अगर सेंटर पर पेट्री प्लेट के कोई माइक्रोब को रखा है, फंगल इनोकुलम को, तो वो एक रेडियल ग्रोथ शो करता है। उस रेडियल ग्रोथ को आप मेजर कर लीजिए। हर एक मीडियम पर हर एक फंगस की कॉलोनी ग्रोथ या रेडियल ग्रोथ बराबर नहीं होगी। डिफरेंट आप मीडिया को बताइए, इस मीडिया पे हमने ग्रो किया, उसकी रेडियल ग्रोथ इतनी थी। उस मीडिया को यूज किया, उसकी उस पर रेडियल ग्रोथ इतनी थी। हर फंगस की रेडियल ग्रोथ समय के हिसाब से एक दिन में कुछ होगी, दूसरे दिन में कुछ होगी, तीसरे दिन में कुछ होगी, 7 दिन में कुछ होगी। तो ये अलग अलग पैथोजन का अलग अलग मीडिया पर डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ मेजरमेंट कैसे शो करेगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है, जब कॉलोनी ग्रो करती है तो उसका सेंटर देखा जाता है और उसकी मार्जिन देखी जाती है। सेंटर पर कैसा कलर है, सेंटर पर उसका टेक्सचर कैसा है, मार्जिन पर वो कल्चर का कलर कैसा हो गया है, और फिर मार्जिन पर उसका टेक्सचर या कुछ और यूनिक स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा, सेंटर पर कोई फ्रूटिंग बॉडी तो नहीं दिख रही है, और मार्जिन पर फ्रूटिंग बॉडी आई है कि नहीं आई है, कितने दिन पर सेंटर कैसा हो गया, कितने दिन पर मार्जिन कैसी होगी, ये कैरेक्टर्स को नोट किया जाता है। फिर होता है सल्केशन। सल्केशन मीन्स कि जब कॉलोनी पर फंगस कॉलोनी बना रहा है पेट्री प्लेट पर मीडिया के ऊपर, जब वो ग्रो करता है तो वो अपने ग्रोथ पैटर्न कुछ दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि पैरेलल ग्रूव्स बनते हैं, तो उन पैरेलल ग्रूव्स को हम सल्केशन कहते हैं। अब अगर आप मीडिया बदल दे तो भी सल्केशन बदल जाएगा, किसी में डेंस होगा, किसी में रेयर होगा, है ना, पैटर्न कुछ बदल जाएगा। तो इस तरह से फिर एक्सुडेट्स, कई कई बार पैथोजन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं, माइक्रो, है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप जानते हैं कि मेटाबोलाइट्स हायर ऑर्गेनिजम्स हो या लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स माने कि जो हमारी प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि रेस्पिरेशन है, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, या उनका डिग्रेडेटिव जो प्रोसेस है, जो प्राइमरी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उस समय जितने भी मेटाबोलाइट्स बनेंगे उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो कि उस माइक्रोब्स के ग्रोथ फेज तक, अप टू ग्रोथ फेज, नहीं सॉरी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो अप टू ग्रोथ फेज बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे फिनोलिक सब्सटेंसेस हायर प्लांट्स में बनते हैं, या आपका एंटीबायोटिक्स है, कुछ एक ऑर्गेनिक एसिड्स आपने पढ़ा, कुछ एक इस तरह के चीजें जो माइक्रोब्स में निकलती हैं, जो उनकी प्राइमरी फिजियोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, उनके काम की भी नहीं होती, लेकिन वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कभी कभी उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। हायर प्लांट में भी वो डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, लोअर में भी कुछ रेजिस्टेंस, तो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सुडेट्स के फॉर्म में निकलते हैं ना। वो कॉलोनी में आपको दिखेगा कुछ ऑयली या ग्रेनी कुछ स्ट्रक्चर्स लिक्विड फॉर्म के कॉलोनी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक्सुडेट्स कहलाते हैं। और कुछ है जैसे कि इस तरह से एक्सुडेट्स आ गए, उसको आप देख करके आप कैपिलर से ले लीजिए, उसका स्टडी करिए और पता चल जाएगा कि कौन से बाय प्रोडक्ट ये बना रहा है। फिर है रिवर्स ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी को आप पलट दीजिए, जब पेट्री प्लेट को पलट देंगे तो आपको बैक में कुछ कलर दिखाई देगा, या बैक से कलर कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी दिखाई देगी, तो रिवर्स ऑफ कॉलोनी को स्टडी करिए, वो उसकी मॉर्फोलॉजी बता देगा। या फिर कॉलोनी के चारों तरफ कभी कभी सॉल्युबल पिगमेंट्स निकल जाते हैं, कोई जैसे कुछ तो है, मैंने बताया था कि पिगमेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में पिगमेंट्स होते हैं, जैसे एस्परजिलस नाइजर है तो उसमें ब्लैक कलर का स्पोर बनते हैं, है ना, तो उसमें ब्लैक पिगमेंट है। इसी तरह से पेनिसिलियम के ज्यादातर कॉलोनीज जो होंगी वो आपकी
ब्लू कलर की होती हैं, तो स्पोर्ट्स में ब्लू कलर का पिगमेंट है। और कुछ एक सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि मीडियम में सॉल्युबल फॉर्म में दिखाई देंगे। जब आप मीडिया को देखेंगे फंगल ग्रोथ के बाद में, तो कॉलोनी के चारों तरफ आपको कुछ कलर्ड एरिया दिखाई देगा, उसका भी कलर अलग अलग होता है अलग अलग फंजाई के लिए। तो इस तरह से इन 6-7 पैरामीटर्स को देख करके आप कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो पैथोजन आया है, जो फंगल कॉलोनी आई है, इसका ये नाम हो सकता है, ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यही चीजें जो मैंने बताई है वही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई विल प्रोड्यूस डिफरेंट लुकिंग कॉलोनीज। सम कॉलोनीज मे बी कलर्ड, some colonies are circular in shape and others are irregular. A specific terminology is used to describe common colony types. These are form. What is the basic shape of the colony? For example, circular, filamentous, etc. जो फॉर्म बनाएगा ना कॉलोनी का, जो शेप होगा, फॉर्म होगा, वो मार्जिन में कैसे देगा? सर्कुलर है या फिर वो फिलामेंटस लुक दे रहा है? किस तरह का दे रहा है? साइज, कॉलोनी का साइज, कोई कोई कॉलोनीज बहुत रैपिड ग्रोथ करती है, 2 या 3 में पूरी प्लेट भर जाती है, और कोई कॉलोनीज होती है आप 8 दिन उनको रख दीजिए, छोटे 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 डॉट्स दिखाई देते हैं। तो ये छोटे 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 जो डॉट्स दिखाई देते हैं, उनको हम, उन कॉलोनीज को हम कहते हैं पंक्ति फॉर्म, उनको कहते हैं पंक्ति फॉर्म, टाइनी कॉलोनीज। फिर कभी कभी होता है कि एलिवेशंस, जब आप पेट्री प्लेट में उस फंजाई को ग्रो कर रहे हैं और पेट्री प्लेट के साइड से, लिड से ऑब्जर्व करेंगे उसके साइड से, तो आपको कॉलोनी कभी कभी उठी हुई दिखाई देती है। तो उठी हुई दिखाई देती है तो उसे कहते हैं एलिवेशंस। कभी कभी वो बीच में दबी हुई सी होती है। तो इस तरह से आप एलिवेशंस को देख करके भी फंजाई के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं। फिर मार्जिन एंड बॉर्डर, एजेस ऑफ कॉलोनीज कैसी हैं? जब आप मैग्नीफाई उसके एजेस को देखेंगे या हैंड लेंस से ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके बॉर्डर की भी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। उस बॉर्डर को देख करके भी आप कॉलोनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। सरफेस कैसा है? हाउ डज द सरफेस ऑफ द कॉलोनी अपेयर? ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो उसका सरफेस कैसा दिख रहा है? कभी कभी वो एकदम स्मूथ होता है, कभी कभी बहुत ही शाइनिंग होता है, कभी कभी रफ रहता है, कभी रिंकल्ड हो जाता है, और कभी कभी बहुत डल कॉलोनी बनती है। ओपेसिटी, कुछ एक कॉलोनीज एकदम ट्रांसपेरेंट आएंगी, कुछ ट्रांसलूसेंट होंगी, है ना, और कुछ एक एकदम ओपेक आती हैं। कलर में पिगमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। व्हाइट कॉलोनीज है फ्यूजेरियम की, पिंकिश व्हाइट होती है। बफ माने लेदरी, मैक्रोफोमिना वगैरह की एकदम लेदरी होती है। रेड कॉलोनीज आएंगी, पर्पल आएगी, है ना। यीस्ट कॉलोनीज आर वेरी सिमिलर टू बैक्टीरियल कॉलोनीज, छोटी 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 एकदम वाटरी ड्रॉप्स टाइप की, है ना। ये देखिए, जैसे ये है फॉर्म, ये कैसे कॉलोनी अगर ग्रो कर रही है, सर्कुलर फॉर्म दिखाएगा। ये फंगस का इरेगुलर, यहाँ पे आपने इनोकुलम रखा था सेंटर पर, और इसने रेडियल ग्रोथ दिखाई थी, रेडियल ग्रोथ दिखाई थी, और जो यहाँ से वो इनोकुलम ग्रो किया, उसके हाइफा इस तरह से आए, और लास्ट में जो इसकी मॉर्फोलॉजी थी वो एकदम सर्कुलर थी। यहाँ पर इनोकुलम तो सेंटर पर था, लेकिन ग्रोथ कैसी दिखाई इसने? इरेगुलर ग्रोथ, इसकी रेगुलर नहीं रही, इरेगुलर रही। फिर यहाँ पर ये देखिए साफ दिख रहा है कि फंगस के फिलामेंट्स इस तरह से फैले हुए, तो ये फिलामेंटस ग्रोथ है। सर्कुलर ग्रोथ, इरेगुलर ग्रोथ, और ये हो गई आपकी फिलामेंटस ग्रोथ। और ये है राइजॉइड टाइप का, बीच में पैथोजन है, और इसने ग्रोथ कैसी दिखाई? एकदम राइजॉइड, रूट लाइक ग्रोथ दिखाई ना, रूट्स की तरह से, तो इसको कहते हैं हम राइजॉइडल ग्रोथ। एलिवेशंस देखिए, जब आप पेट्री प्लेट के बगल से कॉलोनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर उठा हुआ से दिख रहा है, इसको कहते हैं रेज्ड, है ना। और यहाँ पर इस तरह से अगर है तो बीच में उठा हुआ है, देन इट इज कॉन्वेक्स। फिर कभी कभी फ्लैट, एकदम फ्लैट हो जाएगा। अम्बोनेट मतलब ऐसे यहाँ तक आया और उसके बाद बीच में उठ गया, तो इसको कहा जाएगा अम्बोनेट। तो ये टेक्निकल टर्म्स, जैसे आप प्लांट की टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं, उसी तरह से माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी भी है, उसके भी मॉर्फोलॉजी के अलग अलग टेक्निकल टर्म्स हैं। तो अम्बोनेट हो गया।
फिर क्रैटरी फॉर्म, इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर एक क्रैटर बन गया, तो इसको क्या कह दिया, क्रैटरी फॉर्म। फिर मार्जिन को देखिए, मार्जिन माने कि ये वाला पोर्शन है एकदम साइड में जो पेट्री प्लेट के एकदम बाहर की तरफ आ गया है, उस मार्जिन को जब आप स्टडी करेंगे तो ये मार्जिन कैसी होगी, इंटायर, है ना। लीफ मार्जिन पढ़ते हैं ना, एकदम जो जिसमें कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटायर। ये अंडुलेट मार्जिन है ना, इसको कहेंगे अंडुलेट मार्जिन। ये फिलीफॉर्म, ऐसे लगा धागे 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 जैसे निकले हैं, तो इसको कहा जाएगा फिलीफॉर्म, थ्रेड लाइक अपीयरेंस। फिर है कर्ल्ड, रह रह करके ऐसे से कर्ल्ड बने हुए हैं, तो ये हो गया कर्ल्ड। लोबेट, लोब्स बने हुए हैं। तो इस तरह का कॉलोनी फंगस की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाती है। फॉर्म्स डिफरेंट हो गए, एलिवेशंस डिफरेंट हो गए, और मार्जिन्स डिफरेंट हो गई। वही है फॉर्म सर्कुलर, इरेगुलर, फिलामेंटस, राइजॉइड, रेज्ड, कॉन्वेक्स, फ्लैट, अम्बोनेट, क्रैटरीफॉर्म, इंटायर, अंडुलेट, फिलीफॉर्म, कर्ड और लोबेट। इस चार्ट में देखिए, आप देखेंगे मार्जिन्स भी दी हुई है, कलर, एलिवेशन, टेक्सचर और शेप, है ना। ये कलर है, और ये देखिए राउंडेड शेप जो है कॉलोनी का वो राउंड हो गया। एंटायर, कलर, अम्बोनेट, है ना, टेक्सचर मैट और ब्रिटल, पंक्टिफॉर्म, फिलामेंटस, ब्लैक, फ्लैट, शाइनी, विस्कस, राइजॉइड माने रूट लाइक, अंडुलेट, ब्राउन, कॉन्वेक्स, ड्राई, म्यूकॉइड। ये सब टेक्सचर है, किस तरह के टेक्सचर आपको दिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस शेप के साथ में इस तरह का ही टेक्सचर हो, बदल सकता है। फिलामेंटस, लोबेट, ओपेक, पल्विनेट, ट्रांसलूसेंट, इरेगुलर, इरोज हो गया, मिल्की हो गया, है ना। इस तरह से आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चलेगा। फिर है देखिए डिफरेंट कॉलोनीज जो ग्रो कर रही हैं, ये प्लेट के ऊपर का पोर्शन है, ऊपर से पिक्चर ली गई है अलग अलग तरह की। देखिए ये कॉटनी ग्रोथ है, और ये देखिए किस तरह से कॉम्पैक्ट ग्रोथ है ना। ये देखिए किस तरह से फंगस ग्रो किए हुए हैं, और ये उसका बैक है। बैक में आपको इस तरह के रेस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ ने मेटाबोलाइट्स भी सेक्रेट किया है। और जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो फिर आपको, जैसे ये है आपको एस्परजिलस का कोनिडिया फोर दिखाई दे रहा है, ये भी एस्परजिलस का है, ये पेनिसिलियम का है। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भी देखिए 3 इनोकुलम रखे गए हैं, और उससे फिर सेंटर देखिए, कॉलोनी का सेंटर लाइट कलर्ड है, उसके चारों तरफ फिर डार्क कलर हो गया, और फिर बाहर लाइट कलर, और फिर जहां एकदम जो न्यू ग्रोथ है फंगस की वो लाइट कलर्ड या हाईलाइन है। फिर देखिए इसमें लैब में किए हुए हैं, इस तरह से कॉलोनीज आई हैं, ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज है, और ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, इस तरह से डिपेंड करेगा कौन सा पैथोजन है। ये देखिए वेलवेटी ग्रोथ है, टेक्सचर एंड कलर, है ना, वेलवेटी ग्रोथ है, और ये क्या है, कॉटनी कॉलोनी है, कॉटन की तरह से ये फैल, एकदम फ्रेश। कौन है? क्या हुआ बच्चों, कोई दिक्कत? वेलवेटी कॉलोनी हो गई, और ये है कॉटन की कॉलोनी। फिर है देखिए पाउडरी, ये तो हेयरी लुक है। जब राइजोपस ग्रो करता है तो राइजोपस की कॉलोनीज इसी तरह से आती हैं, पूरे 2 या 3 दिन में राइजोपस पूरी प्लेट को कवर कर लेता है, और ऊपर इसके जो ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये इसके स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। तो हेयरी ग्रोथ हो गया। ये पाउडरी मीन्स की कॉलोनी में ऐसा लगे जैसे कि पाउडर है, तो पाउडरी ग्रोथ हो गई है। फिर ग्रेनुलर कॉलोनी, ग्रेन लाइक अपीयरेंस, उसका फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजिया जो होंगी वो बनेंगी, और वो ऐसा लुक देंगे जैसे कि वो ग्रेनुलर है। फिर कहा जाता है कॉलोनी मेजरमेंट, है ना। कॉलोनी मेजरमेंट, रेडियल कॉलोनी ग्रोथ भी कहा जाता है। कॉलोनी मेजरमेंट, या ये रेडियली ग्रो कर रही है फंगस, रेडियली ग्रो कर रही है तो उसको रेडियल कॉलोनी ग्रोथ भी कहा जाता है, या एवरेज मीन ऑफ 3 कॉलोनीज। जैसे ये कॉलोनी है, ये तो 3 कॉलोनीज का है, सपोज दिस इज द वन कॉलोनी, तो इसमें मेजरमेंट किस तरह से लेना है आपको, सेंटीमीटर में ले लें या आप मिलीमीटर में ले लें। तो एक बार आप ऐसे ग्रोथ, एक बार आप इस तरह से मेजर कर लीजिए सेंटीमीटर्स में अपना स्केल यूज करके, और एक बार ऐसे प्लेट को बंद करके ही मेजरमेंट किया जाता है, प्लेट के ऊपर से,
है ना, इस तरह से ले लिया आपने, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह, एक तरह, 3-4 तरफ से आप ले लेते हैं, उसके बाद में आप उसका मीन निकाल लेते हैं, तो मीन कॉलोनी मेजरमेंट हो गया, है ना, एवरेज मीन ऑफ 3 कॉलोनीज। इसी तरह से 3 कॉलोनीज है, हर एक का इस तरह आप ले लेंगे, और उसके बाद में अब ये कॉलोनी ग्रोथ भी अलग अलग मीडिया पर अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा किस कौन सा मीडिया किस फंगस को सूट करता है, उस हिसाब से वो ग्रोथ दिखाएगा। कॉलोनी मेजरमेंट, डायमीटर ऑफ द कॉलोनी एट 2 प्लेसेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखा आपने, एन एवरेज ऑफ द क्रॉस डायमीटर गिव्स द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सेंटर एंड मार्जिन ऑफ कल्चर, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है ना, सेंटर का कलर देखिए एकदम ब्लैक, ये पक्का एस्परजिलस की कॉलोनी होगी, एकदम ब्लैक कलर के इसके कोनिडिया है, और बाहर मार्जिन में क्या आ गया है, एकदम फ्रेश हाइफी है, उससे भी ज्यादा देखिए एकदम हाईलाइन कलर है जो कि मीडिया पर अभी फैल रहा है। तो सेंटर का कलर, मार्जिन का कलर, इसमें देखिए पिंकिश कलर, सेंटर में किस तरह की ग्रोथ हुई है, फिर बाहर कैसी ग्रोथ है, फिर पेरीफेरी पे एकदम इस तरह से ग्रोथ है ना। तो ये फ्यूजेरियम या कुछ इस तरह की पिंक कलर की कॉलोनीज अदर फंगस की आ सकती हैं। तो सेंटर एंड मार्जिन ऑफ कल्चर। फिर यहाँ पर देखिए ये कॉलोनी तो ग्रोथ की, यहाँ पर पैरेलल आप इस तरह से फरोज देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं सल्केशन, है ना, इस तरह के ऐसे 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 दबे दबे पोर्शंस होंगे, इनको हम कहते हैं सल्केशन। ये सल्केशंस, पैरेलल ग्रूव्स ऑन कॉलोनी, यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे ऐसे ऐसे पैरेलल बने हुए हैं। तो हर पैथोजन का अलग अलग, जरूरी नहीं कि हर पैथोजन सल्केशन शो करे, ये मॉर्फोलॉजिकल एक कैरेक्टर हो सकता है कि इस मीडियम पे हमने ग्रो किया, तो इस तरह के सल्केशंस इतने डायमीटर के फंगस पे प्रोड्यूस हुए, उसको इन्वर्ट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे तो ये सल्केशन इस तरह से दिखेंगे। तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। ये देखिए इस तरह से सल्केशन इसमें भी दिख रहे हैं, ये हो सकता है आपका एस्परजिलस फ्लेवस की कॉलोनी होगी। ये तो बहुत तरह के फंगस इस तरह बोट्रियोडिप्लोडिया है, मैक्रोफोर्मिया, इस तरह की ग्रोथ शो करते हैं। रिवर्स ऑफ कॉलोनी, पिगमेंट कलर एंड सल्केशन। पिगमेंट कलर देखिए, बैक कई बार तो उसका व्हाइट ही कलर रहता है, हाईलाइन कलर रहता है, लेकिन कई बार वो पिगमेंट सॉल्युबल तरह के होते हैं, और सॉल्युबल पिगमेंट जो है वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। ये पिंक कलर के, ये तो रोज बंगाल होगा उसमें, तो उसका कलर है, लेकिन फिर भी कॉलोनी कलर व्हाइट है। सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रोडक्शन, ये देखिए पिगमेंट कैसा है, रेड, रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये पेनिसिलियम की कॉलोनी है, ये देखिए रेड पिगमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। कलर ऑफ कॉलोनीज, इनिशियल कलर ऑफ कॉलोनी, कलर आफ्टर मैच्योरेशन। जब आपने पैथोजन को इनोकुलेट किया, 2-3 दिन के बाद में अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको ज्यादातर केसेस में हाईलाइन माइसीलिया दिखेगा, व्हाइट, उसका कलर व्हाइट होगा, और मैच्योरेशन के बाद में उसका कलर डिफरेंट हो जाएगा, वो कभी ब्लैक, ग्रीन, बफ, ग्रे, ब्राउन, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज, पर्पल ऐसा दिखाई देगा। और कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप चार्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कलर उस पैथोजन का क्या है। ये देखिए ये पेनिसिलियम है, ये एस्परजिलस की भी स्पीशीज हो सकती है, येलो कलर वो भी देता है। फ्यूजेरियम हो सकता है, बोट्रियोडिप्लोडिया या मैक्रोफोमिना हो सकता है, या सर्कोस्पोरा भी इस तरह का आता है ना। ये बैक ऑफ द कॉलोनी इस तरह से रेडियल ग्रोथ दिख रही है। फ्रूटिंग बॉडीज, बहुत सारे फंगस होते हैं जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं ना। फ्रूटिंग बॉडीज आपने देखी होगी, जैसे कि मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, अलग अलग तरह के मशरूम्स होते हैं। तो जो पैथोजन सैप्रोफिटिक है, जिनको कि हम लैब में ग्रो कर रहे हैं, तो कभी कभी वो भी पेट्री प्लेट पर फ्रूटिंग बॉडीज बना दे रहे हैं ना। तो फ्रूटिंग बॉडीज क्या है कि माइसीलिया, कॉम्पैक्ट मास ऑफ माइसीलिया फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। वो ज्यादातर एसेक्सुअल बॉडीज होंगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस होंगी, उसमें भी ज्यादातर फंजाई जो है वो स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करते हैं। तो स्क्लेरोशिया क्या है, इट इज अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफी दैट एक्ट्स एज पेरिनेटिंग बॉडी
पेरिनेटिंग बॉडी की तरह से वो एक्ट करता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाता है। तो स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करने वाले कई पैथोजेंस होते हैं। तो ये बॉडीज इसमें आपको पेरिनेटिंग बॉडी स्क्लेरोशिया बहुत सारे फंगस बनाते हैं। जैसे ये स्क्लेरोशिया मैक्रोफोमिना, मैक्रोफोमिना फैसियोलेना एक पैथोजेन है सोयाबीन का, जो कि चारकोल रॉट कॉज करता है। तो ये चारकोल रॉट कॉज करता है सोयाबीन में। आप ला करके इसको आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करके जब आप इसको 1 हफ्ते पुरानी स्लाइड हो जाती है, तब आप देखेंगे कि उसके ब्लैक डॉट 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 दिखाई देंगे। ये ब्लैक डॉट कुछ नहीं है, ये इनके स्क्लेरोशिया है। कभी कभी तो ये मेजर बड़ा उसका कुछ मिलीमीटर तक का होते हैं, छोटे छोटे काफी छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर तक के। तो ये मेन स्क्लेरोशिया होते हैं, और सेकेंडरी जर्मिनेशन भी शो करते हैं। एक स्क्लेरोशिया है, वही जर्मिनेट करके दूसरा बना देता है। तो प्राइमरी स्क्लेरोशिया और सेकेंडरी स्क्लेरोशिया ढेर सारे एक ही प्लेट पर एक ही समय में आपको दिख जाते हैं। तो ये पेरिनेटिंग बॉडीज है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ हाइफा है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये स्क्लेरोशिया ब्लैक कलर के, एकदम चारकोल रॉड कहा जाता है, एकदम काले कलर के स्क्लेरोशिया भी होंगे और हाइफी भी लेटर ऑन, जो शुरू में व्हाइट रहेगी लेकिन बाद में ये भी ब्लैकिश कलर दिखाती है। तो स्क्लेरोशिया ऑफ मैक्रोफोमिना, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द फंगस। फिर एक राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया पढ़ा होगा आपने। ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ वगैरह करता है राइजोक्टोनिया। उसके स्क्लेरोशिया देखिए इस तरह से आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो स्क्लेरोशिया। तो अगर आपने पैथोजन को आइसोलेट किया और इस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज आपको दिख जा रही है, तो आप ये लगा सकते हैं पता कि ये पैथोजन स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करते हैं, कहीं ये वही तो नहीं है। फिर आप उसके बाद में उसके माइसीलियल कैरेक्टर्स को स्टडी करिए, उससे क्लू मिल सकता है। फिर ये दे स्क्लेरोशियम रोल्फसाई, स्क्लेरोशियम रोल्फसाई एक फंगस है। देखिए शुरू में इसकी ग्रोथ इस तरह से हुई है ना, 2-3 दिन में उसने ऐसी ग्रोथ दिखाई, और फिर उसके बाद में इस तरह, फिर इस तरह, और फिर जब लेटर ऑन ये करीब 7-8 दिन में अपने स्क्लेरोशिया बना देता है। देख रहे हैं ऐसे जैसे सरसों का बीज हो।
सील कर सकते हैं। इसमें आपने लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू में एक चौथी चीज जो थी वो थी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो एक माउंटिंग मीडिया की तरह से काम करता है, जिसमें आप माउंट करेंगे। जैसे आप हायर प्लांट की जब बनाते हैं तो कनाडा बाल्सम डालते हैं ना, जिससे कि वो परमानेंट बन जाती है, माउंटिंग मीडियम होता है। इसी तरह से इसमें आप ग्लिसरीन डालते हैं। ग्लिसरीन डालने के बाद में ही आप उसको सील करते हैं नेल पॉलिश से, है ना। तो इस तरह से आप इसको स्लाइड बना लीजिए और स्लाइड बनाने के बाद में आप उसको स्टडी करिए। तो माइक्रोब इसके अंदर जो आपको दिखेंगे। अच्छा, अगर स्लाइड को आपको परमानेंट करना है तो परमानेंट उसी स्लाइड को जिसने ग्लीस जो आपने अभी बनाया उसमें ग्लिसरीन न डाल करके आप उसमें परमानेंट करने के लिए पॉलीविनाइल अल्कोहल डाल दीजिए। जो स्लाइड आपने बनाई उसमें माउंटिंग मीडियम ग्लिसरीन न डाल करके अगर आप पॉलीविनाइल अल्कोहल डाल देंगे तो वो स्लाइड आपकी परमानेंट हो जाएगी और फिर साइड से आप उसको नेल पॉलिश से सील कर दीजिए। तो इस स्लाइड को आप बहुत लंबे समय तक रख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं और कहीं बाहर आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजना है तो उस स्लाइड को भी आप भेज सकते हैं। तो आपको जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो वो स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा। जैसे ये है आपका, आप जब आप लो पावर पर देखेंगे ना, आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए सबसे पहले जो भी आपको सबस्ट्रेट दिया जा रहा है उसकी मॉर्फोलॉजी जो आप अपने नेकेड आई से कर सकते हैं उसको कर लीजिए, जो हम लोग अभी देख चुके। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपने नोट कर लिए। नोट करने के बाद में आपने स्लाइड बनाई। स्लाइड बनाने के बाद में आप पहले लो पावर पर स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रख करके ही हमेशा स्टडी करनी है। और स्टडी करने के लिए आप माइक्रोस्कोप के लो पावर पर पहले देखेंगे। लो पावर पर आपको इस तरह की पिक्चर दिखेगी। अब आप ये चाहते हैं कि आपको ये स्टडी करना है कि ये वाला स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर स्टडी करना है वहां पर आप फोकस करके हाई पावर पर ले जाइए। और हाई पावर पर जब आप जाएंगे तो आपको ये फीचर इस तरह से दिखेंगे। और थोड़ा सा आप अगर माइसीलिया को टीज कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा और साफ होने लगता है। और फिर आपको इतना अच्छा उसको टैप कर दीजिए तो हल्का सा, बहुत जोर से नहीं तो सब स्पोर्स फैल जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, एस्परजिलस नाइजर का है स्ट्रक्चर और ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस का है। दोनों में अंतर कैसे है देखिए। स्पीशीज इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एस्परजिलस का क्या है कि इसमें एक फूड सेल, टी के शेप की फूड सेल्स होती है और इसी से आपके कोनिडियोफोर निकला है। कोनिडियोफोर के ऊपर वेसाइकल है। इस वेसाइकल के ऊपर आपके प्राइमरी स्टेरिगमेटा होते हैं या जिसको हम फैलिड्स कहते हैं, है ना। और उसके ऊपर यहाँ स्टेरिगमेटा होते हैं। सेकेंडरी स्टेरिगमेटा जिसके ऊपर कोनिडिया बनेगा, उसको हम फैलिड्स कहते हैं। और जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको हम मेटुली कहते हैं। कभी कभी इसको प्राइमरी स्टेरिगमेटा और ये फैलिड्स को सेकेंडरी स्टेरिगमेटा कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में या आइडेंटिफिकेशन में ये चीज बहुत मायने रखती है कि मेटुली है कि नहीं है, फैलिड्स है कि नहीं है। अगर एस्परजिलस है तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर आपका ये वेसाइकल के ऊपर प्राइमरी स्टेरिगमेटा होना, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा होना, ये बहुत मायने रखता है। और फिर सेकेंडरी स्टेरिगमेटा के ऊपर ही आपके या फैलिड्स के ऊपर ही आपके कोनिडिया लगे होंगे ढेर सारे। अब जो कॉलोनी दिख रही है मॉर्फोलॉजी में, वो कॉलोनी का कलर कभी कभी ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर का एस्परजिलस भी आता है, ब्लू ग्रीन कलर का पेनिसिलियम भी आता है और भी ढेर सारे फंजाई आते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप दो चीज तो पता कर सकते हैं कि ये एस्परजिलस है या ये पेनिसिलियम है। अगर जीनस आपको पता चल गया तो स्पीशीज जानने के लिए आप फिर अंदर गए। एस्परजिलस तो ये है, एस्परजिलस की कौन सी स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज फैलिड्स सेकेंडरी स्टेरिगमेटा बनाती हैं, कौन सी नहीं बनाती हैं, उन स्पीशीज तक आप पहुंच जाएंगे। कि यहाँ पर तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दिख रहा है, इसमें तो केवल प्राइमरी ही दिख रहा है ना। तो जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस में प्राइमरी स्टेरिगमेटा दिख रहा है, इसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दिख रहा है। सेकेंडरी माने जिसपे की कोनिडिया बनना शुरू होगा, जिसपे कोनिडिया लगे हुए हैं, और जिसपे कोनिडिया नहीं लगे हैं नीचे वाला है वो मेटुली है।
तो फैलिड्स और मेटुली का कुछ होना, कुछ स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, किसी में केवल एक ही तरह के प्राइमरी स्टेरिगमेटा पाए जाएंगे। अब किस अरेंजमेंट, तो खैर हर एक स्पीशीज में बेसिपिटल होता है, यहाँ पर यंग स्पोर्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, बड़े स्पोर्स होंगे। तो मेच्योर स्पोर्स एयर की तरफ रहेंगे जिससे कि उनका डिस्पर्सल आसानी से हो जाए, और नए जो यंग स्पोर्स होंगे वो इसके सेंटर की तरफ होंगे। तो इस तरह से आप इन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब पेनिसिलियम ये क्यों नहीं है, पेनिसिलियम ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर जो है वो ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड कोनिडियोफोर है ना। अगर ब्रांच हो जाता, एक ब्रश की तरह से हो जाता, तो यही स्पीशीज हमारी ये जीनस हमारी एस्परजिलस ना होकर के पेनिसिलियम हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जीनस का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। अगर हमें थोड़ी बहुत माइकोलॉजी की स्टडी होगी, टैक्सोनॉमी की, तो जीनस तक तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं, स्पीशीज तक भी जा सकते हैं। स्पीशीज पूरी तरह आइडेंटिफाई तो नहीं होगी, बस इतना होगा कि इतनी इतनी स्पीशीज में ये कैरेक्टर है, इतनी स्पीशीज में ये कैरेक्टर है, तो उसके करीब तक हम पहुंच सकते हैं। फिर ये देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ये है पेनिसिलियम का कोनिडियोफोर। अब एस्परजिलस और पेनिसिलियम के कोनिडियोफोर में क्या अंतर था कि वहां वो अनब्रांच्ड था, ये ब्रांच्ड है। वो देखिए यहाँ पर इसमें कोई सेप्टेशन नहीं है, इसमें कोई सेप्टेशन नहीं है, इसमें कोई सेप्टेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रांच्ड भी है और सेप्टा भी है, कोनिडियोफोर में सेप्टा भी है, ब्रांच्ड है और सेप्टा है। और इसमें किस तरह से, इस तरह मेट्यूले लगे हुए हैं, फिर स्टेरिगमेटा लगे हुए हैं और इसी पर कोनिडिया लगा हुआ है। तो ये है, अक्सर पूछा भी जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। तो उसमें मेन डिफरेंस एस्परजिलस और पेनिसिलियम में यही है कि एस्परजिलस में कोनिडियोफोर ब्रांच्ड नहीं, अनब्रांच्ड है, एसेप्टेट है और उसमें वेसाइकल पाई जा रही है। इसमें क्या है, सेप्टेट है, ब्रांच है और इसमें वेसाइकल जैसी कोई चीज इसमें नहीं बनी है और ये ब्रश लाइक है। ब्रांच हो गया तो कैसे हो गया, ब्रश लाइक हो गया। फेलिड्स है, इसमें मेटुली भी है और मेटुली, इसमें भी मेटुली की किसी में प्राइमरी स्टेरिगमेटा होंगे, किसी में नहीं होंगे। और रोज जो है इसका मेचुरेशन जो स्पोर्स का होगा वो बेसिपिटल सक्सेशन में लगे होंगे। इसमें भी बड़े स्पोर्स, बड़े कोनिडिया बाहर लगे होंगे और छोटे कोनिडिया अंदर लगे होंगे। तो इस तरह से अगर आप स्लाइड बनाएंगे तो ये लो पावर पर आपको इस तरह से दिखाई देगी, और हाई पावर पर, ये तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी का लग रहा है पिक्चर है, और इस तरह से आपको माइक्रोस्कोप में हाई पावर पर दिखाई देगा। अब ये देखिए, आप जब पिंक कलर की या व्हाइट ग्रोथ वाली कोई कॉलोनी मिलती है, एकदम हल्का सा पिंक कलर वो कॉलोनी देती है, उसमें से अगर पैथोजन को निकालेंगे तो लो पावर पर आपको इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, हाई पावर पर आप जाएंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर देगा। तो फ्यूजेरियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया बनाता है। फ्यूजेरियम क्या डिजीज कॉज करता है, कुछ आइडिया है? मैम विल्ट डिसीज। हाँ, विल्ट डिजीज है ना, अरहर का विल्ट है, तो अरहर की विल्ट जो कॉज होती है फ्यूजेरियम की स्पीशीज से ही होती है ना। तो फ्यूजेरियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये 3 तरह के स्पोर्स बनाता है। अब आपके प्लेट पर कौन सा स्पोर दिख रहा है ये डिपेंड करेगा, लेकिन जब भी आप देखें फ्यूजेरियम की अगर एक मेच्योर कॉलोनी है तो उसमें मैक्रोकोनिडिया ज्यादा दिखता है ना। फ्यूजेरियम किस को बिलोंग करेगा, एस्परजिलस और पेनिसिलियम किसको बिलोंग करेंगे? क्लास थोड़ा बहुत आइडिया प्रीवियस में पढ़ा होगा ना। एस्परजिलस और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिड्स को ना, पहले तो वो ड्यूट्रोमाइसिड्स में रखे गए थे, लेकिन जब उनकी परफेक्ट स्टेज मिल गई तो अब उनको एस्कोमाइसिड्स में रखा जाता है, दोनों को एस्कोमाइसिड्स में है, दोनों एस्परजिलस और पेनिसिलियम। अब यहाँ पर ये जो फ्यूजेरियम है इसकी परफेक्ट स्टेज मालूम नहीं है तो इसको ड्यूट्रोमाइसिड्स में ही रखा गया। तो जब इसका हम स्लाइड को स्टडी करेंगे तो मेन बनते तो उसमें 3 तरह के कोनिडिया हैं। मैक्रोकोनिडिया इस तरह से सेमिल्यूनर क्रीसेंट टाइप के हैं, मल्टी सेलुलर है,
3 से 4 सेल्स तक हो सकती हैं इसमें ना। क्रिसेंट से शेप है इसका, सेमी ल्यूनर शेप है, और इस तरह से ये कोनिडियोफोर पर लगे हैं। कोनिडियोफोर किस तरह से है, ब्रांच्ड भी है और सेप्टेट भी है। और कोनिडिया भी सेप्टेट है, लेकिन इसका शेप कैसा हो गया, सेमी ल्यूनर हो गया इस तरह से। तो इनको कहा जाता है मैक्रोकोनिडिया। और कुछ एक होते हैं बहुत छोटे छोटे इस तरह से बंच में लगे, इनको माइक्रोकोनिडिया कहते हैं। माइक्रोकोनिडिया तो कम दिखते हैं, लेकिन मैक्रोकोनिडिया आपको पेट्री प्लेट पर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। और फिर इसमें तीसरे तरह के भी होते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। ये देख सकते हैं आपको कि ये टर्मिनल ना होकर के इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स इसमें बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स कुछ नहीं है, माइसीलिया में जगह जगह पर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, सेल वॉल थिक हो जाएगी, और वो फिर से पैरिनेटिंग बॉडी की तरह से काम कर लेते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जर्मिनेट होकर के न्यू थैलस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से अगर पिंकिश कॉलोनी है और माइक्रोस्कोप पर इस तरह के कोनिडिया दिख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्यूजेरियम की कॉलोनी है। बहुत ही आसान आसान जीनस को मैं बता रही हूँ कि जो कि जनरली हमारे यहाँ प्लेट पर कंटामिनेंट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। और जो फ्रिक्वेंटली आते हैं हमारी प्लेट्स, जो चाहे सॉइल से लीजिए चाहे एयर से लीजिए, जो एकदम कॉटनी बास पूरा प्लेट को भर देता है, वो राइजोपस होता है। सबसे पहले अगर कॉलोनी आ रही है, पूरा प्लेट भर जाती है, उसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उसको मैंने भी कहा था कि अगर इस तरह की कॉलोनी हो तो उसको पहले ही 2-3 दिन के बाद में उसको स्टेरिलाइज्ड नीडल से उसे हटा देना चाहिए, ताकि कुछ तो नीचे की कॉलोनी हमको मिल जाएंगी। तो ये होते हैं राइजोपस और म्यूकर। म्यूकर तो बहुत कम आता है, लेकिन राइजोपस बहुत आता है। अब राइजोपस और म्यूकर अगर आ गए हैं, पता चल गया ये राइजोपस है, लेकिन म्यूकर की भी जीनस जो है उसी के काफी क्लोज दिखाई देती है। ब्लैकिश ज्यादा होगी लेकिन क्लोज दिखाई देती है। कंफ्यूजन होता है कि राइजोपस है या म्यूकर है, तो उन दोनों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ऊपर से तो हमें समझ आ गया कि मॉर्फोलॉजी इसकी डॉटेड डॉटेड एकदम भर देता है, एकदम हेयरी ग्रोथ होगी। माइक्रोस्कोप में हमने इसको स्टडी कर लिया, इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, तो राइजोपस भी हो सकता है, म्यूकर भी हो सकता है। अब माइसीलिया हम लेकर के स्टडी करेंगे, तो राइजोपस और म्यूकर का जो मेन डिफरेंस है वो इसका इस तरह से राइजोइडल पोर्शन पाया जाना है। देखिए, एक तो सबस्ट्रेट, जब ये फंगस ग्रो करता है तो एक सबस्ट्रेटम के अंदर ये अपना माइसीलिया डाल देता है, और कुछ एक सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करता है। तो ऊपर जो ग्रो करता है इस तरह से थोड़ा सा उठा होगा, फिर धंसा होगा, फिर उठा होगा, इस तरह से, तो इस पोर्शन को हम स्टोलन कहते हैं। फिर जहां जहां पर ये स्टोलन का पोर्शन मीडिया को टच करता है, वहां पर एक राइजोइडल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये राइजोइडल स्ट्रक्चर सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है, और जस्ट इस राइजोइडल पोर्शन के ऊपर जो माइसीलिया ग्रो कर जाएगा, जो एरियल हो जाएगा, ये तो प्रोस्टेट उसी पर ग्रो कर रहा है मीडियम के ऊपर, लेकिन कुछ राइजोइडल पोर्शन के ऊपर जा करके पोर्शन, माइसीलियल पोर्शन एरी हो जाता है। एरी होने के बाद में फिर यहाँ पर ये स्पोरेंजिया डेवलप करता है। स्पोरेंजिया के अंदर फिर कॉल्यूमेला बनेगा और स्पोर्स इसमें डेवलप करते हैं। ठीक है, तो बहुत हमें डिटेल नहीं जाना है। स्पोरेंजियोफोर हो गया, एपोफाइसिस, कॉलोमेला, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं ये बता रही थी कि म्यूकर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। म्यूकर को आइडेंटिफाई करेंगे तो म्यूकर में ये राइजोइडल पोर्शन नहीं होता, स्टोलन होगा और इस तरह से होगा, और ये राइजोइडल पोर्शन इस तरह नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं होता है, एक तरह का माइसीलिया पूरी प्लेट पर दिखाई देगा इस तरह से राइजोइड, और उसके अपोजिट में इस तरह स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट वहां पर नहीं होता। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द म्यूकर एंड राइजोपस। फिर है आपका, हाँ, कोनिडियोफोर क्या होते हैं। कोनिडियोफोर कुछ भी नहीं होते हैं। जब आपके कॉलोनी प्लेट पर एकदम ग्रो कर रही है, प्रोस्टेट उसकी ग्रोथ हो रही है, माइसीलिया उसके उस पर फैले हुए हैं, उसी में से कुछ एक स्ट्रक्चर्स एरियल हो जाते हैं और स्पेशलाइज्ड हाइफा हो जाती हैं, और एयर में जाकर के जो कोनिडिया प्रोड्यूस करती हैं। अब कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर में भी अंतर होता है। लोअर फंजाई में आप स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़ते हैं फाइकोमाइसीड्स में, तो वो स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं, माने कि जो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, वो एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं। और ये जो कोनिडिया हम पढ़ेंगे हायर फंजाई के केस में हम देख रहे हैं, वो कोनिडिया एक्सोजीनसली बनते हैं। हाइफा है, हाइफा के टिप पर जाकर के वो स्पोर्स बना देते हैं, तो उसको हम कोनिडिया कहते हैं। तो हमेशा कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा। कोनिडियोफोर जरूरी नहीं है कि हर केस में कोनिडियोफोर ही बने,
लेकिन हाँ, जनरली जो हम हायर फंजाई इस तरह के देख रहे हैं जो कि प्लेट्स पर हमारे आ रहे हैं, उनमें कोनिडियोफोर बन सकता है। अब फेलिट्स क्या है? कोनिडियोफोर हम जान गए। फेलिट्स क्या है कि कोनिडियोफोर के ऊपर कुछ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि कोनिडिया को लिए रहेगा, कोनिडिया को जो होल्ड करेगा, जहां से कि इस फेलिट से प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट सेपरेट होकर के इन कोनिडिया को बना रहे हैं, तो इनको हम फेलिट्स कहेंगे। और ये आपके कोनिडियोस्पोर्स हो गए, ये कोनिडियोफोर हो गया। जो बियर, फोर माने कि बियरर ऑफ कोनिडिया। अब इस तरह देखिए, ये मेक्टुली हो गई, है ना, ब्रांचेस हो गई, ब्रांच है, पेनिसिलियम का केस ही है, फेलिट्स है और इसके ऊपर आपके कोनिडिया लगे हुए हैं, है ना। तो फेलिट्स, दीज आर द फ्लास्क शेप्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द वेसाइकल और कोनिडियोफोर, है ना। वेसाइकल किस में बनेगा? एस्परजिलस में बनेगा। कोनिडियोफोर बनेंगे आपके पेनिसिलियन में बन रहे हैं। Dilated part of the top of the conidioid for certain fungi, conidiogenous cells कहा जाता है, जिसमें से कि कोनिडिया बनेगा। ये फिर है उसी तरह से देखिए स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एस्परजिलस का ही लेते हैं, तो एस्परजिलस में दो तरह की स्पीशीज हो गई, है ना। यूनिसेरिएट, यूनिसेरिएट माने कि जिसमें कि फैलेट्स से डायरेक्टली, जो वेसाइकल्स है जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो है आपके फैलिट्स, और फैलिट्स पर ही डायरेक्टली अगर स्पोर्स बन जाए, कोनिडिया बन जाए, तो उस तरह की स्पीशीज को हम यूनिसेरिएट स्पीशीज कहेंगे। बाइसेरिएट स्पीशीज क्या कहेंगे? जिसमें कि वेसाइकल है, वेसाइकल के बाद में फैलिट्स है, और सॉरी मैट्यूली है, मैट्यूली के बाद फैलिट्स है। प्राइमरी स्टेरिगमेटा, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा, और फिर अगर कोनिडिया बन रहा है, तो इस तरह के स्पीशीज को हम बाइसेरिएट स्पीशीज कहेंगे। यूनिसेरिएट स्पीशीज एंड बाइसेरिएट स्पीशीज। तो इसको स्टडी, इस तरह के स्लाइड को यहां तक स्टडी कर लेंगे तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये जीनस बाइसेरिएट है या यूनिसेरिएट है। नहीं, ये स्पीशीज बाइसेरिएट है और ये यूनिसेरिएट है। अब उस स्पीशीज में कितने तरह की बाइसेरिएट है, कितने तरह की यूनिसेरिएट है, ये आप फिर फर्दर स्टडी कर पाएंगे। फिर स्पोरेंज, वो तो कोनिडियोफोर थे। स्पोरेंजियोफोर्स क्या है? बियरर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ना, जैसे राइजोपस और म्यूकर, ये सब तो लोअर फंजाई या फाइकोमाइसिट्स में आते हैं। तो फाइकोमाइसिट्स के फंजाई मतलब ये कोनिडिया न बना करके स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं। स्पोरेंजियम माने कि इंडोजीनसली ये इंडोजीनस प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बन रहे हैं, और स्पोर्स जो है वो इंडोजीनसली बन रहे हैं, इसमें कॉल्यूमेला भी है। तो ये स्पोरेंजियोफोर हो गया। ए सेप्टेट ये लोअर फंजाई है, राइजोपस म्यूकर, तो इसका जो माइसीलिया होगा वो लोअर का होगा। आप पहले आप माइसीलिया की स्टडी कर लीजिए। माइसीलिया अगर सेप्टेट है तो वो हायर फंगस की तरफ इंडिकेट करेगा, अगर वो ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक है, तो वो क्या इंडिकेट कर देगा कि ये लोअर फंजाई है। लोअर माने कि फाइकोमाइसिट्स के फंजाई है। फिर देखिए स्टेरिगमेटा वही हुआ है कि स्टेरिगमेटा आर द एक्सटेंशंस ऑफ स्पोर बियरिंग सेल्स। दीज कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड अ स्लेंडर एंड विद स्पोर्स अटैच्ड एट द टिप, मेट्यूली प्लस फैलिट्स, है ना। इनको हम कलेक्टिवली स्टेरिगमेटा कहेंगे। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, माइसीलियम एंड हाइफा, हम अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइफा एंड माइसीलियम। entangled mass of hypha is called as mycelium। अगर कॉलोनी एक पूरी आई है तो उसमें जो बना है पूरा कॉटनी मैटर आप देख रहे हैं, वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? माइसीलियम। अगर उसका एक छोटा सा पोर्शन आप अलग कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइफा। हाइफा इज द यूनिट ऑफ माइसीलियम। तो फंजाई के स्ट्रक्चर में आप किस तरह से, जैसे फंजाई का नाम आया तो सबसे पहले मशरूम ही आता है। भाई फंजाई का नाम रखने का मतलब ही ये था कि जो मशरूम है वही फंजाई है ना। बाद में पता चला कि नहीं, फंजाई केवल मशरूम ही नहीं है, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये इसके हाइफी है ना, ये माइसीलिया है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो गई, और ये माइसीलियम। पहले फंजाई की डेफिनेशन यही होती थी। मास, माइसीलियम क्या है? मास ऑफ ब्रांचिंग इंटरविंड हाइफी, है ना। इंटेंगल्ड मास ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो वेजिटेटिव माइसीलियम हो गई, that penetrate the supporting medium and absorb the nutrients. Aerial mycelium, hyphae projects above the surface of the medium and bear the reproductive structure called conidia.
ये हो गया वेजिटेटिव, सबस्ट्रेटम के अंदर है वो वेजिटेटिव हो गई, जो एरियल हो गई वो रिप्रोडक्टिव हो गई, माने कि वो कोनिडिया बनाएगी। अब फिलामेंटस फंजाई कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। बेस से अगर हम लेकर के चले, सबसे पहले हमने स्लाइड बनाई और उसके बाद में जब हमने स्टडी करना शुरू किया तो सबसे पहले हम क्यों ना हाइफा ही स्टडी कर ले। तो हाइफा को जब हम देखेंगे तो एक क्लू हमको यही पता चल जाएगा कि जो हाइफा हमको दिख रही है वो सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है। ये हाइफा अगर है तो इसमें कोई सेप्टेशन नहीं दिखा रहेगा, तो इसको हम कहेंगे ए सेप्टेट हाइफा। अगर ए सेप्टेट हाइफी है तो वो लोअर फंगस होगा, माने कि फाइकोमाइसिट्स को। फाइकोमाइसिट्स माने कि ऐसे फंजाई जो कि एल्गी से रिजेंबल करते हैं, जो कि लोअर है, जिनके की लाइफ साइकिल में कोई ना कोई मोटाइल स्टेज पाई जाएगी, है ना। आप ऊमाइसिट्स पढ़ते हैं, काइटिडोमाइसिट्स, हाइफोकाइटिडोमाइसिट्स, ऊमाइसिट्स, है ना, जाइगोमाइसिट्स, यहाँ तक के जितने क्लासेस हैं फाइकोमाइसिट्स के, ये सब लोअर फंजाई में आएंगे, जिनमें कि माइसीलिया एकदम एसेप्टेट होगा। इसके भी पहले 2 टर्म्स आते हैं, होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक। होलोकार्पिक जैसे कि आपका ये सिंकाइट्रियम है, ऑल्पीडियम है, तो ये जो एकदम लोअर फंजाई होते हैं, इनमें केवल एक ही सेल होती है, उसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं होती है, थैलस होता है। और जब रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जब वेजिटेटिव फंक्शन करना होता है तो वो वेजिटेटिवली एक्ट करते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो पूरा का पूरा एंटायर थैलस ही रिप्रोडक्टिव हो जाता है। तो उस तरह के थैलस को हम होलोकार्पिक कहते हैं। और कुछ थैलस ऐसे होते हैं जो कि हम ये फिलामेंटस फंजाई देख रहे हैं, इनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इस तरह के दो फंजाई विच आर शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, दैट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड, उनको हम यूकार्पिक कहते हैं। तो अभी तक हमने अभी इस डिस्कशन में जितने भी फंजाई देखे तो वो सारे के सारे कैसे थे? होलोकार्पिक फंजाई को हमने इस समय स्टडी नहीं किया, है ना। तो वो थे आपके, तो ये हुआ, पहले हुआ होलोकार्पिक, फिर यूकार्पिक। यूकार्पिक में भी एसेप्टेट एंड सेप्टेट। एसेप्टेट माने कि जिसमें सेप्टा नहीं होगा, ये लोअर फंजाई हो जाएंगे, और होलोकार्पिक हमेशा लोअर फंजाई होंगे, हायर फंजाई में कोई होलोकार्पिक नहीं है ना। और सेप्टेट फंजाई में क्या हो गए आपके, यहाँ पे आ जाएंगे एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स के फंजाई हो गए। फिर देखिए माइसीलिया में वही चीज है, नॉन सेप्टेट, सेल वॉल है, न्यूक्लियाइड दिख रहे हैं, और सेल वॉल है, पोर है, सेप्टम है। लॉन्ग फिलामेंट, सेप्टेट हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी और माइसीलिया, अच्छे से जानते हैं आप। फिर माइसीलियम में देखिए इनोकुलम है, इनोकुलम के चारों तरफ माइसीलियम इस तरह से पेट्री प्लेट पर आया हुआ है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी में इस तरह से क्लोज हाइफी है और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सेप्टेट हाइफी, फिर ये लगता है फ्यूजेरियम का फोटो है, सेप्टेट हाइफी है, और ये क्या है, ए सेप्टेट हाइफी, लोअर फंजाई के, है ना, ए सेप्टेट फंजाई, और ये है सेप्टेट फंजाई। हाइफी 2 टर्म फिर आते हैं। हाइफी में एक कलर को देख करके जब वेजिटेटिव ग्रोथ उस हाइफी की हो रही है तो 2 कंडीशंस हमको मिल सकती हैं। एक होती है हाईलाइन, हाईलाइन माने उसका अपना कोई कलर नहीं होता है। हाइफा आप देखते हैं बिना स्टेनिंग के अगर आप लगा देंगे तो एकदम वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अगर आप स्टेन करेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। और नेकेड आई से देखें तो वो व्हाइट या कभी कभी एकदम कलर, कोई कलर नहीं दिखाई देता, वो एकदम मीडियम वाले कलर में ही मिल जाता है, बस खाली ग्रोथ दिखती है कि हाँ कुछ ग्रो कर रहा है। तो उस स्ट्रक्चर को हम हाईलाइन हाइफा कहते हैं। और फिर दूसरा एक टर्म है डिमेटिशियस फंजाई। तो डिमेटिशियस फंजाई या हाइफा ऐसा होता है जो कि जिसका के हाइफा का कलर डार्क होता है, और वो डार्क कलर इसलिए होता है क्योंकि उसके सेल वॉल में मिलानिन पाया जाता है। तो 2 टर्म आ गए आपका हाइफा के, अगर माइक्रोस्कोपिकली आप स्टडी कर रहे हैं तो हाइफा का कलर कैसा है, हाईलाइन है माने कि कोई कलर नहीं है, डिमेटिशियस है माने कि डार्क कलर्ड है। फिर ये देखिए डिमेटिशियस कुछ दिख रहा है, और ये है आपका हाईलाइन, है ना। कोनिडिया, कोनिडिया के जब बनेगा तो कोनिडिया अलग अलग हेड्स भी बना सकता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट हेड है, कॉम्पैक्ट, है ना। कुछ फंजाई है जो कि वेसाइकल बनाया, वेसाइकल में उस तरह एस्परजिलस की तरह से ना बना करके ये हेड जो बना कोनिडिया का, वो कैसा है, कॉम्पैक्ट हेड है।
और यहाँ पर लूज हेड है, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर हो सकता है। रेडियल हेड, ये जो एस्परजिलस का हम देख रहे थे, ये रेडियल हेड है, और ये ग्लोबस हेड है, तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया। क्लेवेट हेड, क्लेवेट हेड है एस्परजिलस क्लेवेटस का, देखिए हेड कैसा हो गया, वेसाइकल इस तरह से इलोंगेटेड है, और उसके ऊपर आपके मेटुली या फेलिट्स होंगे, उसके ऊपर कोनिडिया लगा होगा। और डिफरेंशिएटेड हेड, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसका था डिफरेंशिएटेड हेड। फिर ये देखिए मैक्रोकोनिडिया, मैंने बताया था आपको, वही फ्यूजेरियम वाला। मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया, दो तरह के आपके कोनिडिया फ्यूजेरियम में दिखेंगे, है ना। मैक्रो क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे, माइक्रोकोनिडिया है और मैक्रोकोनिडिया है। रफ कोनिडिया, अब देखिए कोनिडियम वगैरह या स्पोर्स है, ये इनकी जो बाहर आउटर सरफेस होती है, ये ऑर्नामेंटेड होती है, वेरियसली ऑर्नामेंटेड। तो उसके रफ सरफेस को, उसका ऑर्नामेंटेशन किस तरह का है, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीशीज को। तो रफ कोनिडियम है, शेप कैसा है ना। स्मूथ कोनिडियम है, शेप कैसा है, ओवल है। तो अब जो ड्यूट्रोमाइसीड्स के कोनिडिया देखिए तो किस तरह के मिलते हैं। सर्कोस्पोरा का एक इलोंगेटेड सेप्टेट होगा, पढ़ा भी होगा सर्कोस्पोरा। फ्यूजेरियम का आपने देख लिया। अल्टरनेरिया का कोनिडिया कितना इंटरेस्टिंग होता है, उसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर है। जब आप अल्टरनेरिया का डीप स्टडी करेंगे, उसके स्पीशीज का डिफरेंशिएशन उसके बीक पर ही डिपेंड करता है। किसी में बहुत बड़ी बड़ी बीक होती है, किसी में छोटी होती है। और सेप्टेशन उसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टा भी होता है और ट्रांसवर्स सेप्टा भी होता है। ये है, हाँ बेटा, ट्रांसवर्स ना मैम? हाँ, ट्रांसवर्स सेप्टेशन भी होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टेशन भी होता है। अल्टरनेरिया में दोनों तरह का सेप्टेशन होता है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लस उसकी जो बीक होती है, बीक की लेंथ अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होती है ना, तो उस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। बहुत तरह ड्यूट्रोमाइसीड्स के तो कोनिडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितने जीनस है हर एक में अलग अलग आपको दिखाई देगा, है। इस तरह से जब ड्यूट्रोमाइसीड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वहां के जो फंजाई हैं वो कभी कभी फ्रूटिंग है, तो वो स्टेराइल फंजाई, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसमें होता नहीं है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो भी कभी कभी फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं, है ना। जैसे इसको कहिए, ये सिलोमाइसिटी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, जैसे एसरबुलस बना हुआ है ना। फ्रूटिंग बॉडी मतलब माइसीलिया सब एग्रीगेट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कि हम एसरबुलाई कहते हैं। इसी तरह से कुछ में पिक्निडिया बनता है सभी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, है ना। एसरबुलस हो गया, पिक्निडिया हो गया, सिन्नेमेटा बना, है ना। हाइफोमाइसीड्स के फंजाई जो है, उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनको हम सिन्नेमेटा कहते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज अगर बन रही हैं, कभी कभी आपके प्लेट पर भी दिख जाता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये कम से कम क्लास तक तो पहुंच ही जाएंगे कि हाँ ये हो सकता है कि ड्यूट्रोमाइसीड्स का है। अगर आप कोनिडिया पहले ही आप अल्टरनेरिया का कोनिडिया आप देख ले रहे तो पक्का आइडेंटिफाई हो गया कि जीनस तो अल्टरनेरिया है ही है। स्पीशीज जानने के लिए हम उसकी बीक को स्टडी कर लें, उसके स्पोर्स का साइज देख लें, और उसके सरफेस पर अगर कोई ऑर्नामेंटेशन दिख रहा है तो उसको स्टडी कर लें। ये स्पोरोडोकिया है, फ्यूजेरियम में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो स्पोरोडोकिया है, ये स्पोरोथीसियम ट्राइस्कम है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर दे। साइज ऑफ कोनिडिया, उस दिन आपने पीयूष सर ने आपको बताया होगा कि किस तरह से माइक्रोमीटरी से आप साइज ले सकते हैं कोनिडिया का, माइसीलिया का या फ्रूटिंग बॉडी का। साइज ऑफ हाइफी का भी साइज ले सकते हैं, है ना। इस तरह से हाइफोमाइसीड्स, सिलोमाइसीड्स दो तरह के आपके फंजाई हैं जिसमें कि फ्रूटी बॉडीज बनती है ना। Hyphomycetes lack closed fruit bodies, asexual reproductive structures produced directly on their substrate without any kind of enclosing tissues, having naked conidia. जैसे एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, तो ये सब हाइफोमाइसीड्स में आएंगे। सिलोमाइसीड्स, conidial fungi where the conidia form in a growing cavity in the host tissues. The fruiting structures are spherical with an opening at the apex, है ना। apex पर अगर ओपनिंग है तो उन्हें
पिक्निडिया कह दिया, और जो डिस्क शेप के हो गए उन्हें हम एसरबुलाई कह देते हैं। कोलेटोट्राइकम आप पढ़ते हैं ना, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ग्लोमेरेला, है ना, इसमें ये सब पाया जाएगा। ये भी है, देखिए इसमें फिर देखिए कोनिडिया और फ्रूटिंग बॉडीज। तो इस तरह से कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन अप टू जीनस लेवल आप खुद से भी कर सकते हैं। फिर कुछ एक टर्म्स आते हैं जैसे टीलियोमॉर्फ। टीलियोमॉर्फ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्रूटिंग बॉडी, है ना, मशरूम अगर है तो वो टीलियोमॉर्फ है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज अगर बन रही है तो वो टीलोमॉर्फ हो गया। एनामॉर्फ माने कि एन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज को हम एनामॉर्फ कहते हैं। होलोमॉर्फ माने द होल फंगस इंक्लूडिंग द एनामॉर्फ एंड द टीलियोमॉर्फ, है ना, इस तरह के टेक्निकल टर्म है। फिर अब ये तो था हमारा मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन जो हमने किया, जो कि हमारे कुछ कैरेक्टर्स को हमने नेकेड आई से ही पहचान लिया, कुछ कैरेक्टर्स के लिए हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। अब हम जीनस लेवल तक आ गए। कुछ स्पीशीज के क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर्स होते हैं, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन स्पीशीज पर जाकर के कई बार हमको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को भी अपनाना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगा आप अच्छे से जानते ही हैं, ज्यादा कुछ तो मॉलिक्यूलर आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, आप जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लीजिए, डीएनए आइसोलेट करना जानते होंगे आप। सिलेक्शन ऑफ प्राइमर्स, प्राइमर्स सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, 17S या 18S में से, और फिर प्राइमर्स को ले करके फिर आप एम्प्लीफिकेशन करते हैं थ्रू पीसीआर। फिर आप जीन सीक्वेंसिंग करिए, फिर ब्लास्ट एनालिसिस करिए, फिर फाइलोजेनेटिक ट्री कंसल्ट करिए सॉफ्टवेयर से, ठीक है। हर एक के सॉफ्टवेयर है, कोई नई स्पीशीज भी आपको मिल सकती है, तो नई स्पीशीज को लेने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप फिर हायर लेवल की स्टडी करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आपको जाना होगा, और वहां पर जाकर के आपको डीएनए आइसोलेट करना होगा और एम्प्लीफिकेशन करेंगे। जो एक पोर्शन आपको कुछ नया दिखता है, जीन सीक्वेंसिंग होगी, और जीन सीक्वेंसिंग के बाद में आप फाइलोजेनेटिक ट्री से डेटा ले करके ये देखेंगे कि जो आपकी स्पीशीज है, अगर किसी से मैच कर जाती है तब तो ठीक है कि ये स्पीशीज वो है, अगर मैच नहीं कर रही है तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोई स्पीशीज हमारी नहीं है। उसी के देखिए सैंपल लिया आपने, डीएनए निकाला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए आपने निकाल लिया, और उसके बाद में पीसीआर से गए, एम्प्लीफिकेशन किया, डीएनए से सीक्वेंसिंग हुई, कंपैरिजन विद नोन स्पीशीज, अगर नोन है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर वो आपकी एक नई स्पीशीज बन गई। इस तरह से 18 एसआरएनए की एनालिसिस कर ली, 26 एसआरएनए हो गया, है ना। इस तरह से आप लेकर के इसको इंटरनल ट्रांसक्रिप्ट स्पेस रीजन, इस तरह से आप लोग अच्छे से जानते होंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर होता है एक डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग क्या है? It is a taxonomic method that uses a short genetic marker in an organism's DNA, है ना, जेनेटिक मार्कर है डीएनए का, to identify it as belonging to a particular species। डीएनए बारकोडिंग कर दी जाती है ना। ITS is short genetic marker for fungi DNA barcoding, मतलब कुछ एक डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं, छोटे छोटे पोर्शंस हैं, जिनको कि आप मार्कर की तरह से यूज कर सकते हैं, उसी को आप डीएनए बारकोडिंग कहेंगे। 16 एसआरएनए जीन फॉर बैक्टीरिया, ये इस तरह से RBCL एंड MATK फॉर प्लांट्स, SCOI जीन फॉर एनिमल्स, है ना, अलग अलग माइक्रो। 16S बैक्टीरिया के लिए मतलब प्रोकैरियोटिक है ना, तो इसलिए इस तरह से उसकी बार कोडिंग आप कर सकते हैं। बार कोडिंग के लिए देखिए ये है, सैंपल ले लिया आपने, आपके स्पीशीज एक जो आपने आइसोलेट की है, और एक मिक्स्ड स्पीशीज जो आपका हो सकता है, जैसे प्लेट है तो जितने भी माइक्रोब्स आपके हैं सबका आपने डीएनए एक साथ आइसोलेट कर लिया, और जो आपकी डिजायर्ड स्पीशीज है उसका डीएनए आइसोलेट किया। अब आप इसका भी प्राइमर सेलेक्ट कर लीजिए, इसका भी प्राइमर सेलेक्ट कर दीजिए, अब उसका एम्पलीफाई कर दीजिए दोनों का, इधर आप इसको किया, इधर इसको किया, सीक्वेंसिंग कर दीजिए।
और दोनों का फिर इस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे और रेफरेंस में जा करके आप उसका टैक्सोनॉमिक असाइनमेंट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं डीएनए बारकोडिंग। ये बुक्स है, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट लेक्चर फंजाई से रिलेटेड। अब कल का एक लेक्चर है, वो है एल्गी पे। आप लोग है बेटा? यस मैम। यस मैम। है ना? तो आज ये जो था फंजाई का लास्ट था, कल लेक्चर एल्गी पर होगा। बस उसके बाद में मेरे 5 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? सब समझ में आया? आज का तो बहुत हल्का लेक्चर था, कुछ ज्यादा था नहीं। मैंने ऐसे कहा कि जब भाई हम आइसोलेट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, तो कुछ एक आइडेंटिफाई हम फंगस को कैसे करें, तो एक छोटा सा वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ इससे रिलेटेड या फंजाई में जितनी भी अभी तक की क्लास हुई है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं अगर पूछने का मन हो तो अलग से भी बता सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। आया, कुछ समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, फिर लीव करें मीटिंग? यस मैम। जी मैम। अरे बोले ना मैं बच्चे बोल